हेलो दोस्तों, जीके कोचिंग क्लास 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th वालों को देखिए, क्लास 12th वालों को ठीक है क्या बताते हैं सब लोग देखिए ध्यान से। लेसन 7 में लेसन कौन सा चैप्टर, लेसन 7 में हम आपको क्या बताते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए लेसन 7 में बिकॉज चैप्टर जिसको इवोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं उसको हम बताते हैं। आप लोग को इसकी जो स्टोरी है वो बता देते हैं, रिटन दे देते हैं, नोट बना लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए हम 7th लेसन पर पहुंच गए हैं। देखिए पहले बिकॉज की परिभाषा, बिकॉज की जो डेफिनेशन है पहले उसको बताते हैं। रॉबर्ट स्पेंसर के शब्दों में, किसके शब्दों में, देखिए सब लोग ध्यान सुनिए। रॉबर्ट स्पेंसर के शब्दों में, ठीक है, रॉबर्ट स्पेंसर के शब्दों में पृथ्वी के जीव रूपों के, देखिए सबको दिखाई दे रहा है ना कि नहीं, चमक तो नहीं रहा सबको, चमक रहा बताइएगा। चमक नहीं रहा है ना, बोलो जी। चलिए ठीक है, देखिए रॉबर्ट स्पेंसर के शब्दों में पृथ्वी के जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन विकास कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, रॉबर्ट स्पेंसर के शब्दों में पृथ्वी के जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन विकास कहलाता है। देखिए विकास कैसे हुआ सॉरी, तब लोग ये देखिए सबसे पहले कि इस पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसके बारे में एक इतिहास है। इतिहास में ये कहा गया कि आज से 450 कितना है, देखिए 450 करोड़ वर्ष पूर्व, देखिए ध्यान दीजिएगा, 450 करोड़ वर्ष पहले की बात है। बात मतलब ये पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी जो ये थी ये आग के गोला थी। पृथ्वी क्या थी, ये आग का गोला थी, ठीक है, आग का गोला थी और इस पे कोई जीवन नहीं था, और इस पे कोई जीवन नहीं था। क्यों नहीं जीवन था, क्योंकि पृथ्वी आग का गोला थी और जो ये सन था, सन सूरज, देखिए जो सूर्य था वो पृथ्वी के बहुत निकट था। वो क्या था, पृथ्वी के बहुत निकट था, ठीक। लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर जल ना होने के कारण कोई जीवन नहीं था। जैसे आज चंद्रमा पर देख लीजिए, चंद्रमा पर आज जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, जल नहीं है। ओके, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे। तो यहाँ तरह तरह की गैसें थी, क्या थी, गैसें थी। जब गैसों ने आपस में क्रिया किया, गैसों ने आपस में क्रिया किया, गैसें जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनिया, जो भी गैसें थी ये आपस में क्रिया किया कि जैसे हाइड्रोजन H2+O क्रिया किए तो यह आपको क्या बन गया, H2O, यह आपका क्या बना, जल बना। जैसे ही जल बना, इस पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया। क्या हो गई, जीवन शुरू हो गया। पृथ्वी जो सन था, सन सूरज जो था पृथ्वी से दूर हो गया और एक ओजोन की लेयर बन गई, ओजोन की लेयर बन गई जिससे ये जीवन प्रारंभ हो गया। अब जीवन जब प्रारंभ हो गया तो इसके बारे में बहुत से इतिहास आ गए कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। जैसे देखिए पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है, ओके, कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति अपने आप हुई, कुछ का मत है कि वो उन्हें पैदा किया गया। इस तरह तरह के वैज्ञानिकों ने अपने मत को एक अलग तरीके से दिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, देखिए आ रहा है नहीं तो पूरा देखिए दोस्तों, पृथ्वी पे जो जीवन था कुछ वैज्ञानिकों को मत था कि कीचड़ से हुआ, ठीक है, कीचड़ हुआ, कीचड़ में जो जीव जंतु अपने आप पैदा हो गए, जैसे टेडपोल, मेढक के बच्चे। इस तरह बहुत से मतों के बाद पृथ्वी पर जीवन, जैसे हम आपको बताए थे कि पृथ्वी पे जो पहले मानव थे वो कैसे थे, कभी मतलब गोरिल्ला थे, कभी बंदर थे। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे। तो हम लोग की उत्पत्ति किससे हुई, बंदर से हुई।
इस तरह बहुत से मत हुए। तो मत करते करते आपको बहुत से कुछ ऐसे आपके बारे में बताते हैं कि जीवन में जो उत्पत्ति किस तरह से होते गए, होते होते कहां से जीवन कहां तक पहुंच गया, यानी जो विकास था, विकास मतलब विकास किस तरह हुआ। ऐसे तो बहुत से स्टोरी हैं, स्टोरियों को आप सुनते सुनते थक जाएंगे लेकिन होंगे नहीं। फिर भी विकास कैसे हुआ, हम आपको थोड़ा सा थोड़ी जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं, जिससे आपको जितना बुक में कोर्स में है वो आप अच्छी तरह समझ सकें और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी हम आपको लिखवा भी देते हैं ताकि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए इसके बाद विकास में सबसे पहले हमारा आता है जय विकास। क्या आता है? जय विकास आता है। देखिए विकास में सबसे पहले हमारा जय विकास आता है। तो जय विकास में सबसे पहले चर्चा लैमार्कवाद की हुई। लैमार्कवाद की चर्चा जो थी, उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले मैं आपको ये बताते हैं सभी लोगों को कि लैमार्कवाद कौन थे। ठीक है, लैमार्क कौन थे और इन्होंने क्या किया था, ठीक है कि नहीं। देखिए लैमार्क लैमार्क का पूरा नाम जीन डी बैप्टिस्ट लैमार्क था। ये क्या थे, ये इन्होंने भी अपनी एक किताब में फिलॉसफी जुलूसी नामक एक किताब में एक लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया। और लैमार्कवाद ने यह बताया कि जो जिराफ के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, देखिए जिराफ के बारे में। इन्होंने ये जिराफ के बारे में यह बताया कि पहले के जो जिराफ थे, पहले के जैसे जो जिराफ थे वो गधे के समान थे, मतलब छोटे छोटे थे। वो इस तरह मतलब इस तरह रेंज में थे, बहुत छोटे छोटे थे, मतलब इस तरह ये छोटे छोटे थे, एकदम गधे की तरह समझ लीजिए, जैसे गधा होता है उस तरह वो जिराफ थे। लेकिन धीरे धीरे उनको जैसे देखिए क्या हो, जिराफ को ले जाकर कहाँ छोड़ दिया गया, रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। देखिए रेगिस्तान में छोड़ेगा ना, रेगिस्तान में छोड़ा गया। तो रेगिस्तान में छोड़ने पर वहां की जो छोटे छोटे जिराफ थे, कौन छोटे छोटे जो जिराफ थे, वो जो छोटे छोटे पेड़ थे उसको खाना शुरू कर दिए। देखो भाई भूख लगने तो सब लोग तो खाएंगे ही पेड़ पत्तियों को, क्लियर है कि नहीं सभी को। देखिए तो वहां के जिराफ जो थे छोटे छोटे पेड़ों को नीचे जो पत्तियां टहनियां होती थी वो खाना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे खाते खाते उनकी जो पत्तियां जो थी, नीचे की जो टहनियां थी वो खत्म हो गई। तो वे जब उनको फिर भूख लगी तो अपने पैरों को ऊपर करके ऊपर की टहनियों को खाना शुरू किए और अपने गर्दन में खिंचाव शुरू किए। तो गर्दन में खिंचाव के कारण उनके जो आने वाले बच्चे थे, जिराफ के बच्चे कौन थे, देखिए जिराफ के बच्चे, जो उनके बच्चे पैदा हुए, जो अपने माँ बाप छोटे छोटे जो जिराफ थे उनमें उनकी गर्दन जो थी, कौन क्या गर्दन, देखिए गर्दन जो थी थोड़ी लंबी थी। क्या थी, थोड़ी लंबी थी। क्यों लंबी थी, लैमार्कवाद ने यही बात बताया, लंबी थी। क्यों लंबी थी, क्योंकि उन्होंने बार बार उसमें खिंचाव किया। लैमार्कवाद यही बताना चाहते हैं कि हम जिस चीज को निरंतर प्रयास करते हैं, यानी जिस चीज को निरंतर प्रयास करते रहते हैं उनमें क्या होता है, बदलाव होता है। इस तरह देखिए जिराफ के जो पूर्वज थे, यानी ये कौन से जिराफ थे, अफ्रीकी जिराफ थे, ध्यान दीजिएगा अफ्रीकी जिराफ थे। ठीक है, इस तरह उनके पूर्वज जो थे, जैसे इनके बच्चे की गर्दन लंबी थी, अब इनके बच्चे ने जो अपनी गर्दन को उठाकर बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए वो खिंचाव करने लगे, तो इनके बच्चे की गर्दन उनसे भी लंबी हुई। इस तरह देखते देखते जिराफ की गर्दन एक दिन क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई। यानी जो जिराफ जो थे, देखिए जैसे मतलब जैसे जिराफ हो गए तो भैया, जैसे इस तरह इनकी गर्दन देखिए बहुत लंबी हो गई। इस तरह ये जो जिराफ थे इनकी गर्दन लंबी, जिराफ वाले गर्दन हो गए। ओके, अब जैसे हम आपको चित्र भी दिखा देते हैं, अभी देख लेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे लंबे लंबे थे। ओके, इनकी कहानी देखिए यही है, आप देखिए, आपको हम थोड़ा दिखा रहे, चित्र भी देखिए तो जल्दी समझ में आपको आएगा। देखिए दोस्तों, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले के जो जिराफ थे, देखिए पहले के जिराफ थे वो गधे के समान थे। उनमें देखिए ये उनकी पेड़ पत्तियों खाने के लिए, देख रहे हैं, चलिए देखा लाइट दिखाएं आपको,
देखिए पहले के जिराफ कैसे थे, छोटे गधे के समान थे। उन्होंने क्या किया, पेड़ पालो खाने के लिए अपनी देखो ये अपनी गर्दन ऊंचा किए, तो उनसे बड़ा जिराफ हुआ। फिर उनसे बड़ा जो जिराफ जो था वो अपनी गर्दन को आके उनसे बड़ा जिराफ हुआ। फिर उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जिराफ हुआ। देखिए जिराफ का उद्विकास क्रम का रेखा चित्र आपको दिखा दिए, देखिए होगा ना। अभी लिखना हम आपको दिखाते हैं, आप घबराइए मत, पहले आप समझ लीजिए, ओके कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लैमार्क और डार्विनवाद की जो तुलना जो थी उन्होंने जैसे किया है कि पहले के जो जिराफ कैसे थे, कैसे नहीं थे, छोटी छोटी टहनियाँ थी, टहनियों खाते थे। डार्विन लैमार्कवाद ने यह कहा और डार्विनवाद ने देखिए ये कहा। देखिए दोनों लोगों ने कहा था ना देखिए चित्र आपको दिखाते भी जा रहे हैं कि जिस चीज का निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे उसमें बदलाव होता रहेगा, जिसमें आप प्रयास नहीं करते रहेंगे उसमें क्या हो जाएगी, खत्म होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे और आपको बताते हैं कि लैमार्कवाद ने, डार्विनवाद ने या नौ डार्विनवाद जो कोई भी जो था उन्होंने एक ही बात किया कि निरंतर अभ्यास से किसी चीज में बदलाव होता है। अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप याद करते चलिए। आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो आपके अंदर बदलाव हो जाए। अगर आप किसी चीज का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, किसी चीज में खिंचाव नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज को क्या कर रहे हैं, उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज लुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, अर्थात उसका क्या हो जाएगा, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब लैमार्कवाद ने देखिए लैमार्कवाद ने देखिए जैसे सांपों के बारे में कहा, जैसे सांपों के बारे में क्या कहा, देखिए सांप के बारे में सुनिए। देखिए सांप है स्नेक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक। देखिए इसके बारे में क्या कहा, स्नेक के बारे में कहा कि पहले के जो सांप होते थे, ध्यान सुनिए सब लोग, सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए सांप के बारे में ये कहा कि पहले के जो सांप होते थे वो कैसे होते थे, बड़े बड़े उनके पैर होते थे। कैसे होते थे, जैसे एक कोई देखिए सांप है, हमारे सांप होता है कि ये देखिए ये सांप है ना, मान लीजिए ये सांप है, इनके देखिए सांप है, तो इनके बड़े बड़े पैर ऐसे होते थे। क्या होते थे, बड़े बड़े पैर ऐसे होते थे। ठीक है, बड़े बड़े पैर होते थे। अच्छा सांप अच्छा नहीं बना, फिर बना लीजिएगा। तो उनके बड़े बड़े पैर होते थे, लेकिन जब वो अपने शिकार के लिए झाड़ियों में जाते थे तो उनके पादों पंजों में कांटे चुभते थे, जिससे उनको शिकार करने में बड़ी परेशानियां होते थे। इसलिए जो सांप होते थे वो क्या होते थे, एक जगह वो क्या करते थे, ऐसे गुलियाकर वहां पर वो बैठ जाते थे। ठीक है, वो ऐसे बैठे रहते थे और उससे भूख भी लगी, शिकार करने के लिए वो नहीं जाते थे। तो लैमार्कवाद ने यह बताया कि उनके बैठने से उनके निरंतर कोई कार्य ना करने से, बैठने से उनकी आने वाली अगली पीढ़ी में यह देखा गया कि जो सांप के बच्चे थे, कौन थे, सांप के बच्चे थे, उनके पैर, ठीक है, पैर हाथ, ठीक है, उनके पैर हाथ क्या हो गए, छोटे हो गए। क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पैर हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उनके हाथ पैर छोटे हो गए। फिर धीरे धीरे जो उनके बच्चे थे, ठीक है, उनके बच्चे के जो हुए, देखिए अब इनके बच्चे के जो बच्चे हुए उनमें और छोटे हो गए। फिर इस तरह निरंतर देखते उनके बच्चे होते गए। एक दिन ये देखा गया, क्या देखा गया, कि सांप के हाथ पैर ही लुप्त हो गए। हाथ पैर क्या हो गए, लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए, क्योंकि वे हाथ पैर का कोई इस्तेमाल नहीं करते थे। लैमार्कवाद ने यही बताया कि जिस चीज की निरंतर अभ्यास होती रहती है, निरंतर उसका यूज होता रहता है, वो चीज बढ़ती है। और कोई चीज का अगर यूज नहीं होगी, एक जगह होगी, वो चीज धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, तभी समझ में आया कि सांप का ये हुआ। अब देखिए ऐसे ही तरह तरह के वैज्ञानिकों ने अपनी बातों को रखा। अब हम आपको थोड़ा नोट भी देते जाते, लिखते चलिए, तब धीरे धीरे बहुत ज्यादा आपको लेक्चर दे देंगे। ठीक है, पहले नोट थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद फिर लेक्चर हम आपको नोट में भी समझाते चलेंगे। चलिए दोस्तों सभी लोग हेडिंग डालिए, जीवन की उत्पत्ति, हेडिंग डालिए जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे ओरिजिन हुआ, थोड़ा थोड़ा आप भी देखिए लिखते चलिए। देखिए दोस्तों आपको लिखना है जीवन की उत्पत्ति में, देखिए इतना लिखना आपको है।
ओके, देखिए, जीवन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के इतिहास में अति विशिष्ट घटना मानी गई है। ब्रह्मांड में पृथ्वी के कण के समान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग, ठीक है, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। प्रत्येक गंगा में सितारे गैसों के बदलाव दूर करके समय, बस इतना ही लिखिए, दूर कर देखिए, जहाँ जहाँ निशान लगा है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा है, इतने ही आप लिखिए। ओके, चला आगे लिख लीजिए। अब देखिए नीचे आते हैं, फिर यहाँ से लिखिए मिल्की वे नामक आकाश गंगा सौरमंडल पृथ्वी का निर्माण। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखिए, क्या हम पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं। ठीक, देखिए आप लोग नोट बना लीजिए ताकि आपकी नोट अच्छी हो जाए। देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए थोड़ा कौन वाला नहीं दिखाई दे रहा, चलिए भी वो सब दिखाई देता है। चलिए हो गया। आप लोग सभी देखिए नोट बना रहे हैं, इसीलिए देखिए आपकी नोट अच्छी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग डालिए, स्वतः उत्पादन या आजीवन जीवोत्पत्ति मत। देखिए इसमें भी इतना लिखना है जितना निशान लगा हुआ है, बस देखिए नीली नीली पेन से निशान लगा हुआ, इतना तब लिखते चले, पढ़ते हुए चले। देखिए स्वतः जीवन में आजीवन जीवोत्पत्ति ये बताया गया था कि अरस्तु ने अपनी क्या किए थे, ठीक है, एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, हाँ, देखिए उन्होंने अपनी जो एक पसीने से भीगी हुई शर्ट को आपको बताया थे ना कि कैसे कैसे, देखिए इसमें लिखा हुआ है एकदम, आप लोग एकदम पढ़ेंगे तो एक बार आ जाएगा भी, क्या हम बताएं पूरे एकदम पूरे। चलिए आगे बढ़ते, हो गया इतना आपका। देखिए इसमें जो रहेगी मित्रों, जो इसमें जो रहेगी हेडिंग एक्सोबायोलॉजी, इसकी परिभाषा छोड़ी, पृथ्वी के अतिरिक्त ब्रह्मांड के अन्य नक्षत्रों और ग्रहों में जीवन होने की संभावना संबंध अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। बस इसको लिख लीजिए, बस थोड़ा छोटाते हैं एकदम, ताकि आप लोग को आ जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला है विकास के प्रमाण क्या है। हेडिंग देखिए, विकास के प्रमाण क्या है। इसमें देखिए यहाँ से लिखिए लैमार्क, डार्विन, वार वैलेंस, देखिए डी ब्रिज, कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने जैव विकास के बारे में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों एवं क्रमों को दिखाने वाला प्रमाण प्रस्तुत किए, जिन्हें हमने उनकी श्रेणियों में बांटे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप इतना लिखना पड़ेगा, आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद बताएं। देखिए जितना निशान लगाएं बस उतना लिखिए, जो इम्पोर्टेंट बस वही आपको पढ़ा रहे हैं, बस वही लिखवा रहे हैं भी नोट में, ज़्यादा कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। ओके, पहले आप लोग देखिए ध्यान से लिखिए, इतना हो जाए। चलिए अब नीचे आते हैं। देखिए पहली हेडिंग जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण, तो जीवों से वर्गीकरण से प्रमाण हेडिंग है। इसको देखिए आप लोग कितना लिखेंगे देखिए यहाँ से लिखिए विभिन्न वर्तमान जातियों की उत्पत्ति किसी न किसी समय पूर्वजों के विकास क्रम में हुई है। उदाहरण मछलियाँ, उभयचरों, सरीसृप, देखिए है ना, इसको यहाँ तक लिखिए बस। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला अनुकूलित विकिरण क्या है। अब अनुकूलित विकिरण पर एक समांतर पूर्वज से अनेक ऐसी अपसारित विभिन्न परिस्थितियों निकेतों में अनुकूलित होने वाली अनेकों अपसारित जातियों के निर्माण में प्रक्रिया अनुकूलित विकिरण कहते हैं। बस यही तक लिखना। देखिए आपको ज़्यादा नहीं लिखना। देखिए आप पहले लाइट जला दें ताकि दिखाई दे। ठीक है, देखिए कर लीजिए। फिर इसमें देखिए आते हैं अपसारित विकास। देखिए नीला जितना लगा उतना लिखिएगा। विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली समझौता यह प्रदर्शित करती है कि सबकी उत्पत्ति किसी समान पूर्वज से हुई। बस इतना ही। इसे ही अनुकूली विकिरण अपसारित विकिरण कहते हैं। बस यहीं तक। फिर इसके बाद देखिए यहाँ ले जाइए। इन जातियों में समजात अंग पाए जाते हैं। ओके, देखिए आगे फिर यहाँ आगे फिर बढ़ना। इन जातियों में अनुकूलित समजात अंग पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया व अनुकूलित विकिरण द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलेशन की उत्पत्ति हुई। देखिए इतना ही। देखिए बड़ा कर देते हैं आपको। चलिए देखिए चित्र देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हेडिंग आपकी रहेगी अपसारी विकास। हेडिंग क्या रहेगी? अपसारी विकास। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण बाहरी शरीर की बाहरी संरचना भिन्न रूप होती है, इसे अपसारी विकास कहते हैं। देखिए ये तक लिखना है। अपसारी विकास कहते हैं। और ये संरचना समजातीय जिससे समान पूर्वज होती है, इन्हें समजातता भी कहते हैं। उदाहरण सभी देखिए स्तनियों के अपवाद। ध्यान से देख लीजिए। लेकिन ना दिखाई दे तो बताइएगा। ओके, अब देखिए समरूपता। देखिए समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग जो होते हैं बहुत भिन्न प्रकार के जीवों में होते हैं, परंतु समान कार्य के लिए उपयोगित देखिए तो लाइट नहीं चलेगी। समजात अंग विपरीत ऐसे अंग जो होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवों में परंतु समान कार्य के लिए क्या होते हैं, उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। देखिए आपको मिला ना। देखिए ठीक है। देखिए दोस्तों लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए तब आगे बढ़े हम आपको। अब दोस्तों देखिए इसमें जो समरूपता वाले में खाली इतना हेडिंग लिखिए। उड़ने वाली कीटों के पंख देखने में तो पक्षियों चमगादड़ों के पंख जैसे लगते हैं। बस इतना ही इतना ही लिखना। जैसे पॉइंट नंबर 1 डाल के उतना ही लिखिए, आपका हो जाएगा। चलिए फिर देखिए दूसरी पॉइंट लिखिए। पक्षियों चमगादड़ों के पंख वैसे तो समजात होते हैं, परंतु इनके पंख विस्तारों में समरूपता होती है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ से लिखिए। तीसरी पॉइंट मधुमक्खी तथा बिच्छुओं के डंक समान कार्य करते हैं और देखने में समान से लगते हैं, परंतु ये समरूप है ना कि समजात है। देखिए दोनों लिख लीजिए, दोनों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम। अब देखिए यहाँ पाइए। देखिए जो बहुत मेन बस वही लिखवा रहे हैं। मछली के पैल्विक पंख सील के फ्लीपर 3 पॉइंट डालिएगा। फिर टीमा और देखिए ऊपर के छोड़ दीजिए, वो छोटे लिखवा रहे हैं। फिर टीमा की देखिए है ना क्लोरोगन कोशिका तक कशेरुकी की आकृति, मानव के हाथ व हाथी की सूंड। देखिए पेंगुइन पक्षी और डॉल्फिन स्तनी की फ्लीपर। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए तो हम आपको बताएं। उसके बाद अगली हेडिंग में आपको डलाते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग देखिए
अभिसारी विकास। देखिए यहाँ इसकी जो पीछे पाई लगा है, इसको अभिसारी विकास हेडिंग डालिए। इसको देखिए, इसका आंसर लिखिए। अभिसारी विकास अथवा अनुकूलित अपसारित या समांतर विकास। देखिए इसके दो तीन नाम हैं। जीवों के भिन्न समूहों में समान अनुकूलित क्रियात्मक संरचना को विकास अभिसारित विकास, ठीक है, कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसारित विकास कहलाता है। देखिए इतना आपको लिखना है। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें अपसारी विकास कहते थोड़ा जैसे भी कर लीजिए, जैसे कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स अन्य महाद्वीपों में समान आवासों में रहने वाले अपरस्तनियों से समान प्रजाति करते, इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा। देखिए आप लोग लिख रहे हैं ना, देखिए बैटरी डाउन थी इसीलिए थोड़ा लाइट नहीं जला पा रहा है। चलिए नीचे आते हैं। अवशेषी अंग अब क्या है, देखिए वेस्टिगल ऑर्गन्स। बड़े जंतुओं में प्राय कुछ स्पष्ट परंतु अविकसित एवं निष्क्रिय अनावश्यक अंग एवं अंगों में पाए जाते हैं जो किसी संबंध जीव से पूर्ण रूप से विकसित व क्रियाशील संरचना से मिलते जुलते हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। देखिए कुछ ध्यान से देख लीजिए। देखिए सफा दिखाई दिया आपको? चलिए ठीक है। अवशेषी अंग की परिभाषा लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब देखिए थोड़ा उदाहरण भी लिखिए। उदाहरण देखिए, मानव में पूंछ नहीं होती थी, केवल इनके अवशेष होते थे। देखिए अवशेषी अंग में लिखवा रहे हैं, मानव में पूंछ नहीं होती थी, केवल इनके अवशेष होते थे, जबकि बंदरों में सक्रिय पूंछ होती थी। अब क्योंकि मानव का शरीर बंदरों की तुलना में अधिक जटिल और सुसंगठित, मानव में पूंछ के अवशेष होने का एक कारण हो सकता है कि मानव का, देखिए आगे बढ़े तब मानव का, इतना लिख लीजिए फटाफट, आगे आपका। चलिए मानव का देखिए विकास बंदरों जैसे पूछ युक्त पूर्वजों से हुआ। इस प्रकार अवशेषी अंग पूर्वजों की देन है। ठीक, देखिए पूर्वजों की देन यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद आपको लिखना, देखिए नेत्रों की, देखिए नेत्रों की है ना, देखो नेत्रों की फिलिक सिंपल, इसको भी पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। ओके, देखिए इसके बाद थोड़ा कर्णपेलनों की पेशियां भी हैं, इसको भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए नोट तो बहुत बनाना, आपको लिखना पड़ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। अब आगे देखिए त्वचा के बाल। देखिए त्वचा के बाल बंदरों, घोड़ों, सूर को, देखिए है ना, ये स्तनियों शरीर घने बाल होते थे। ये ताप नियंत्रण में सहायता करते। मानव में बालों का यह कार्य नहीं रहा, फिर भी शरीर में कुछ बाल होते हैं। देखिए इसको भी लिख लीजिए। हेडिंग अगला हेडिंग डाला लिखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भी दोस्तों, अगला जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब यहाँ से देखिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है। ओके, देखिए थोड़ी लिखते हुए आप लोग आइए। देखिए जो निशान लगाए यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख डालिए। पहले उत्परिवर्तन, फिर लैमार्कवाद में आइए, यहाँ से फिर यहाँ तक लिखिए। लैमार्कवाद में 4 नियम देता है, उसको भी लिखना है आपको। देखिए ब्लैक बोर्ड पर कितना लिखते हैं, इसीलिए हम आपको निशान लगा लगा आपको देते जा रहे हैं। पहले आप लोग इतना लिखिए। दिखाई दे रहा नहीं? लेकिन ना दिखाई दे बताइएगा। एकदम बड़ा बड़ा करेगा आपको। ठीक, अब लैमार्कवाद में आइए।
नीचे आइए। देखिए जिन वैल्यू डी लेमार्क यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका और चौथा वाले का देखिए यहाँ। चलिए आगे आते हैं। लेमार्कवाद की देखिए प्रमाणिक पुष्टि इन्होंने कैसे पुष्टि की है। देखिए अपने सिद्धांत के पक्ष में लेमार्क ने कई उदाहरण दिए थे, बहुत उल्लेखनीय है। देखिए पहले अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण इन्होंने दिया है। क्या दिया अभी आपको क्यों देखिए लिखना है इसको है, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए पढ़ने से पहले। आप लिख के एक बार पढ़ेंगे आपको पक्का आ जाएगा। देखिए पहले आपको अच्छी तरह दिखा भी दें। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसी कोई जरूरी नहीं कि आप यही छापिए, अपने मन से भी हम लोग बना के लिख देते हैं। चलिए हो गया आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर्पों का उदाहरण में जो दिया था उसको देखिए। हमें बताया था कि पहले के सब सांप जो थे क्या थे, बहुत आलसी थे। देखिए ये बहुत लंबा है, थोड़ा आपको लिखने में समय तो लगेगा ही। चलिए हो गया। अब आगे और देखिए नीचे आते हैं। देखिए लेमार्कवाद का समर्थन। देखिए जो रेड पेन लगा लेमार्कवाद के बाद यहाँ से यहाँ तक किसी को लिखनी है। फिर देखिए चूहों पर सुमनर का प्रयोग, ये भी कर लीजिए, एक छोड़ दीजिएगी और मत करना। सुमनर का प्रयोग भी कर लीजिए। सुमनर ने दावा किया कि गर्म वातावरण में पाले गए चूहों में ठंड पाले गए चूहों की अपेक्षा पूंछ और कण पड़ना बड़े हो जाते हैं, ये लक्षण फिर इनकी संतान में प्रदर्शित हो जाते हैं। देखिए यार ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूहों पर मैकडूगल का प्रयोग है, कुत्तों पर पावलॉव का प्रयोग है। देखिए ये भी देखें कैसे कैसे इन्हें की जाती है। अब देखेंगे तो आपको जरूर आएगा। देखिए दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है।
स्टेप नीचे आते हैं, बीजमान का प्रयोग आते हैं, बताते हैं। देखिए बीजमान वाला आते हैं। देखिए बीजमान ने किया, इसका भी देखिए यहाँ तक लिखना बीजमान भी। देखिए बीजमान, लेकिन नोट बनाने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा, अदरवाइज छोड़ देते हैं। देखिए बीजमान और यह देखिए नौ डार्विनवाद को देखिए यहाँ तक लिखना है। देखिए बीजमान देखिए नीचे का दिखाई तो आपको दिखा दे रहा है। ठीक, देखिए नौ डार्विनवाद भी आपको दिखा, नौ लैमार्कवाद, इसको भी लिखिए। देख डार्विनवाद में एक लाइन लिखा है, बस इतना ही लिखवाएं, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लिखिए, जितना बहुत लिखिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देखिए डार्विनवाद की आलोचना। देखिए डार्विनवाद की जो आलोचना है, इसको यहाँ से देखिए पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये आलोचना में क्या क्या लिख के एक बार पढ़िए। देखिए डार्विनवाद है, अगर ना दिखाई दे तो देखिए डार्विनवाद। ओके, नहीं दिखाई दिया, फिर से देखिए लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लास्ट हेडिंग, विकास है उद विकास के कारण काजेज ऑफ इवोल्यूशन। देखिए वे प्रक्रियाएं जो विकास के कारण बनती है उन्हें उद विकास अपकर्मक कहते हैं। बहुत छोटी सी पर इसकी डेफिनेशन है, देखिए दिखाई दे रहा है ना। वे प्रक्रियाएं जो विकास का कारण बनती है उन्हें उद विकास अपकर्मक कहते हैं। ठीक है, आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित 5 उद विकास अपकर्मक प्रक्रियाओं की मान्यता, देखिए मान्यता दी गई है। नंबर 1 उत्परिवर्तन, जीन स्थानांतरण, आनुवंशिक अपवाह, असहयोगिक समागम, प्राकृतिक चयन। अब देखिए पहली हेडिंग उत्परिवर्तन की जो है, इसकी देखिए डेफिनेशन इतना लिखना है। आबादियों में नई आनुवंशिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति जीनी उत्परिवर्तन के कारण बने नए एलील जीन्स द्वारा ही होती। बस इतना ही लिखिएगा। ठीक, नंबर 2 देखिए जीन स्थानांतरण, किसी समष्टि सदस्यों या समष्टि के भाग के प्रवेश अथवा निकास के कारण एलिन के समावेश हानि को जीन स्थानांतरण है। जीन स्थानांतरण के फलस्वरूप जीन प्रवाह होता है। बस इतना ही देखिए लिखना है। ओके, देखिए आपको हो गया ना, देखिए या ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए 2 हेडिंग इधर है। देखिए आनुवंशिक अपवाह, देखिए ना, विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता का जीव जातियों के छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सारे एलील जीन्स की प्रवृत्तियों के समान रूप से रहना प्रासंभव है। कुछ एलील जीन्स की प्रासंगिक संभावना कम और कुछ अधिक होती है, इन्हें आनुवंशिक अपवाह कहते हैं। ठीक है, देखिए देख लीजिए, हिल रहा था, अब हिलेगा नहीं। अब अगला देखिए असहयोगिक समागम। देखिए यहाँ जीवन कुछ आबादियों में समागम सहयोगिक ना होकर समान जीवन प्रमुख सदस्य बाद छोटा है। ओके, देखिए लास्ट एक बचा है, देख लीजिए। असहयोगी वाला लिखवा दिया यहाँ से तक। प्राकृतिक चयन देखिए जो है, देख लीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा हमको लाइक सब्सक्राइब करना जरूर बताइएगा। देखिए
आप लोग लिख लीजिए। बस ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा।